Welcome back, students. This chapter is related to class 9th. Okay, class 9th economics. और जैसे कि हम लोग जो इसका पार्ट 1 और 2 बना चुके हैं, ये पार्ट 3 है हमारा। हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी उसमें बातें की हैं। आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ से स्टार्ट होगा बच्चों। सबसे पहली चीज ये है, देखिए यहाँ कह रहा है कि firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? अब समझिए कि एक छोटी सी बात समझना है यहाँ कि आपने कोई ऑफिस बनाया और उस ऑफिस में आपने लोगों को रोजगार दिया और वो लोग जो आपके यहाँ ऑफिस में आ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन हेल्दी नहीं है। तो क्या आप उनको काम पे रख पाएंगे या फिर वैसे व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल लगाकर काम कर पाएंगे या फिर ऐसे लोग क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेंड, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है एक देश की पॉपुलेशन का। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस देश की जो इकोनॉमी है वहां की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो पॉपुलेशन एसेट है या फिर उस देश के लिए लिएबिलिटी है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यहां पर जो हेल्थ है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज हेल्थ? हालांकि आप क्लास 9th में हैं, आप बायो जब पढ़ेंगे तो उसमें भी एक चैप्टर है व्हाई डू यू फॉल इल, उसमें हेल्थ के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। एक छोटा सा प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, देखिए, हेल्थ इज आप जब भी पढ़ने बैठे नोटबुक लेकर बैठे, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे, जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चले। लिखेंगे क्या कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो जाएगा बच्चों शारीरिक रूप से, फिजिकल। मेंटल, मेंटल का मतलब हो जाएगा मानसिक रूप से। ठीक है, एंड सोशल वेलबींग, एंड सोशल वेल बीइंग, राइट, सोशल वेलबींग एंड एंड नॉट मरली not merely the absence of right, the absence of disease, okay, or infirmity। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति को हेल्दी तभी समझा जा सकता है बच्चों जब वो फिजिकल रूप से, मेंटल से, मेंटली रूप से और सोशल वेलबींग, शरीर से तो अच्छा हो ही, मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, समाज के लोगों के साथ उसका व्यवहार भी सही होना चाहिए, तभी वैसे व्यक्ति को हम हेल्दी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके शरीर में अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, दुर्बलता नहीं है तो उसको हेल्दी कह देंगे। अब शरीर से बहुत बढ़िया है लेकिन मेरा समाज के लोगों के साथ अगर संबंध सही नहीं है, मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना है ये जानकारी नहीं, तब भी मैं अपना 100% अपने काम में नहीं दे पाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, इस वजह से मैं अपने वर्क में, मैं जो अपना काम है वो सही ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो आप यहां सोच रहे होंगे कि क्या हमें स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा? जी हाँ बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये इसको डिफाइन किया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो जिसका हेडक्वार्टर बच्चों जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है बच्चों। ठीक है, और इसके कम से कम 6 रीजनल ऑफिसेज हैं
और आपको इसके कम से कम 150 फील्ड ऑफिसेज हैं, जिसकी स्थापना ये जो WHO है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल, राइट, 7 अप्रैल 1948 को। तो ये कुछ जानकारी WHO के बारे में, ये कुछ जानकारी जो था वो हेल्थ के बारे में मैंने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। The health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness. देखिए, स्वस्थ व्यक्ति जो है ना, उसको पता है कि मेरी क्षमता क्या है। और एक चीज और है कि देखिए, ट्रेंड है, एजुकेशन है उसके पास, काम करने का तरीका भी पता है, लेकिन अगर उसकी तबीयत सही नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, तो अपना वो उस काम के अंदर 100% तो कभी नहीं दे पाएगा। इस वजह से हमारी जो देश की जनसंख्या है उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर अपने देश की इकोनॉमी भी सुधर पाएगी, है ना। ही या सी will not be able to maximize his her output to the all over growth of the organization। वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब मान के चलिए कि 5-10 वर्कर हैं और सबका हालात कंडीशन एक ही जैसा है, तो क्या वो ऑफिस या और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इंडीड हेल्थ इज एन indispensable basis for realizing one's well-being। इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है, ठीक है, जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं उसका संबंध है हमारे देश की इकोनॉमी से, ठीक है। तो जनसंख्या जो है उसका स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना भी बहुत जरूरी है। जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, जो समाज के लोग हैं, साफ सफाई रहनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी है कि इस मोहल्ले की साफ सफाई वही आदमी करेंगे। हर कोई अपने घर को, दरवाजे को, अपने घर के आसपास के कचड़े को साफ सुथरा अगर करने लगे तो वो गली मोहल्ला, वो गांव, वो जिला खूब अपने आप खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। इस वजह से हमारे जो नीति निर्माता हैं या जो हमारे देश को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने समझा कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको प्राथमिकता दी गई हमारे देश के अंदर। आर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल service with a special focus on the अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारी जो देश की सरकार है, ये जो नीति बनाते हैं या जो राष्ट्रीय नीति का जो लक्ष्य है, जनसंख्या के वैसे समुदाय जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं, ठीक है, उनको ध्यान दिया गया, उनको न्यूट्रिशनल डाइट दिया गया, उनको हेल्थ सुधारने के लिए जो फैसिलिटीज है वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ सके और आने वाली जो जनरेशन है वो स्वस्थ हो, ठीक है। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the प्राइवेट सेक्टर। तो ये चीज जो है बीते जो 5 दशक है ना, डिकेड का मतलब बच्चों दशक होता है, 10 वर्षों को बोलते हैं, ठीक है, एक डिकेड बोलते हैं। तो 5 डिकेड्स हुआ तो यहाँ 50 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र है ना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है, ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सेवाओं के लिए जो अपेक्षित और विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना है, जनशक्ति का निर्माण किया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत बातें की हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर ये पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि गांव के छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और एकदम आसानी से लोगों तक उसको पहुंचा सके, ताकि हमारी जो जनसंख्या है वह स्वस्थ रह सके। यहां है, कह रहा है कि दीज मेजर्स विच हैव बीन एडॉप्टेड
have increased the life expectancy to over 69.4 years in 2016. अब जितने भी उपाय हम लोगों ने अपनाया पूरे देशवासियों ने, इससे जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2016 के अंदर कितनी हो गई है? 69.4 ईयर्स हो गई है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसको आईएमआर भी कहते हैं, हैज डाउन, यानी कि शिशु मृत्यु दर में क्या हुई? कमी आई। 147 थी 1951 में, वही 36 हो गई 2020 में। यानी कि पहले जो थे 1000 में कितने बच्चे जो अपने फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले कितने बच्चे डेथ कर जाते थे? 147 1951 में, जो कि वही 2020 के अंदर और उतने में से कितने डेथ कर रहे हैं? सिर्फ 36। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसमें बहुत सुधार आया है ना, मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सुधार आए, लोगों तक इसको पहुंचाया गया। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20%। कहां? 2018 में। डेथ रेट्स में भी कमी आई है 2018 तक, ठीक है, विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाए, चाइल्ड केयर अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी। कह रहा है कि देखिए, देश के अंदर जो है, अगर इस तरह इन सारी चीजों में अगर सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो लोग हैं, देशवासियों के अंदर क्या होता है? उसके आत्मसम्मान में, उसके आत्मविश्वास में प्रगति होती है, ठीक है। कह रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, कमी आई है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शंस, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड चाइल्ड केयर। पहले क्या होता था, अगर हम कुछ बीते वर्षों की बात करें, तो साइंस, जो मेडिकल साइंस थी, उतनी डेवलप नहीं थी, या फिर ये कहें कि जो सुविधाएं थी वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। तो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना। तो क्योंकि उनको कोई किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, इस वजह से मृत्यु दर थी वो अधिक हो गई थी, ठीक है। लेकिन बीते वर्षों में धीरे धीरे सुधार आया। गांव के हर, मैंने कहा ना कि हर एक छोटे एरिया से लेकर बड़े से बड़े एरिया तक मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचाया गया। वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी वगैरह की व्यवस्था की गई, वहां डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई, कंपाउंडर, नर्स की व्यवस्था की गई, ताकि समय रहते लोगों का सही ढंग से इलाज किया जा सके। अब तो लोगों के अंदर अवेयरनेस को भी फैलाया जा रहा है कि कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज स्कूलों में, विद्यालयों में ये एक बहुत अच्छी पहल रही है कि विद्यालयों में शुरू से बच्चों को हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, ताकि वही बच्चे, देखिए, बच्चों को इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो छात्र हैं, ये जो बच्चे हैं, देश का भविष्य होते हैं। क्योंकि जैसे हम छात्रों का निर्माण करेंगे ना, वैसे ही हमारे देश का भी आने वाले समय में निर्माण होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर 2.5 में, देख रहे हैं ना, हेल्थ सेंटर के बारे में वजन देखा जा रहा है। यहाँ दिया है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। माना जाता है कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, किसी क्षेत्र में बच्चों ने जन्म लिया और वो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं, और उससे पहले ही वो किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। अच्छा, इसको अगर कैलकुलेशन की बात अगर किया जाता है बच्चों, तो आईएमआर जो है, आईएमआर जिसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, तो देखिए इसको क्या करते हैं कि ऊपर में जैसे है नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, किसके? बच्चों की, चिल्ड्रन का, और उनकी उम्र कितनी है? लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। और उसके नीचे नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर एज, उस क्षेत्र के अंदर जो टोटल बच्चे जो जन्म लिए थे उनको, और उनको क्या कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। फिर आती है बात किस चीज की बच्चों? बर्थ रेट की बात आएगी, ठीक है। किस चीज की बात आती है? बर्थ रेट की।
तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट को जो है, जैसे कह रहा है कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी थाउजेंड पीपल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां ये जो बर्थ रेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है। क्या? क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है। और इसको समझिए कि जैसे कि मान के चलिए किसी दिए गए वर्ष के दौरान, ठीक है, किसी दिए गए, हम क्या समझ रहे हैं? बर्थ रेट को समझ रहे हैं, जिसको सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान के चलिए कि किसी दिए गए वर्ष के दौरान, है ना, किसी जनसंख्या में, ठीक है, कोई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, जीवित जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने जन्म लिया है, और उनकी संख्या, ठीक है, जीवित जो बच्चे जन्म लिए हैं उनकी संख्या, और उसी वर्ष के लिए, ठीक है ना, मध्य में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अनुपात के तौर पे, और उसको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका बर्थ रेट निकल जाएगा, उस क्षेत्र का, उस पार्टिकुलर एरिया का बर्थ रेट निकल जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे बी बाई पी इंटू 1000, ठीक है, बी बाई पी इंटू 1000। बी क्या है? बर्थ रेट है। मान के चलिए किसी एरिया है, वहां 500 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और वहां की जो पॉपुलेशन है अभी मिड ईयर का पॉपुलेशन, कहां का? मिड ईयर का पॉपुलेशन मानकर चलो बच्चों कितना है? 10,000 है, ठीक है, और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से बच्चों, ठीक है, कितना से? 1000 से। तो 30 से 30 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो यहां का बर्थ रेट कितना हुआ बच्चों? 50 हुआ। तो इस तरीके से बर्थ रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। याद रखेंगे, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और ये है लेस देन 1 ईयर होगा यहां पर, ठीक है, बिलो 1 ईयर कहें या लेस देन 1 ईयर कहें, तो इन पॉइंट को याद रखेंगे। यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है, तो इसको जो डेथ रेट आप निकालते हैं ना, डेथ रेट की बारे में बात करें, तो देखिए, डेथ रेट को क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? डेथ रेट को क्रूड डेथ रेट भी कहा जाता है। इसको अगर आपको कैलकुलेशन करना हो, तो यहां भी डी बाई पी इंटू 1000 से कर सकते हैं। मानकर चलिए कि वहां पर उस जो समय है, पर्टिकुलर टाइम है, उसके अंदर कितने लोग मर गए, मानकर चलिए कि 300 ले लीजिए, ठीक है, और वहां का मिड ईयर में पॉपुलेशन कितना है, यहां भी मानकर चलेंगे 10,000 मान लेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 1000 से, ठीक है। तो 30 और 30 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, यानी कि यहां पर डेथ रेट कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेथ रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे यहां पर क्या है। यहां देखिए, यहां पर बताई जा रही टेबल 2.2 में, ठीक है, टेबल 2.2 में, टेबल 2.2 में बच्चों क्या दिखाया जा रहा है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स। ये 2014 की बात है, 2015, 2016, 2017, 18 और 19। आप देखोगे कि नंबर जो हो चला गया है, इंक्रीज करता चला गया है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों की देन है कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ का कंडीशन है ना, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कमी आई है, डेथ रेट में कमी आई है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कमी आई है, तो इन्हीं सारी फैसिलिटीज की देन है। बीते वर्षों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। और देखिए, ये चीज है कि स्वस्थ रहना बहुत हद तक हम पर, आप पर निर्भर करता है। हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहे हैं, ये तय करता है कि हमारा जो हेल्थ होगा वो कैसा होगा। फास्ट फूड जो है, सड़कों पर जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, उनको खाने से देखिए वो थोड़े अनहाइजीनिक होते हैं। देखिए, सड़कों पे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो कवर्ड फूड है, जो बहुत स्वच्छता से रेस्टोरेंट या होटल में रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी बहुत ही साफ सफाई से ही रखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप घर का भोजन करें, जितना सिंपल भोजन कर सके, बहुत ज्यादा ऑयली या स्पाइसी मसालेदार भोजन नहीं करें, तने भुने हुए चीजों को ना खाएं। जितना शुद्ध शाकाहारी रहें उतना ही बेहतर होगा आपके हेल्थ कंडीशन के लिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन बन के रहें। आप बस वही खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। ऐसा नहीं कि जो जीभ को हमारे स्वाद जो अच्छा लगे वो खाएंगे, ठीक है। हेल्थ कंसीडर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपका हेल्थ सही रहेगा
तभी आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। आप अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स ला सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उनको। हेल्थ रहेगा तभी आप डेली स्कूल जा सकते हैं। अब जो बच्चा डेली बीमार रहता हो या महीने में 10 दिन भी बीमार रहेगा, उसका स्कूल छूटेगा। स्कूल छूटेगा तो जो पढ़ाई कराई गई है स्कूलों में वो तो फिर पीछे रह जाएगा ना बच्चा। इस वजह से हेल्थ जरूरी है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबका ध्यान अलग अलग तरीकों से रखना पड़ता है ना। सबके लिए थोड़े अलग अलग कंडीशंस होते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा हद तक तय करती है कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा। चलो, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डोंट हैव इवन these basic facilities. There are only 542 medical colleges in the country and 313 dental colleges. Just 4 states like आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इसकी स्थिति थोड़ी सी बदली है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, उसके नंबर बढ़े हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी। यहां फिर से उसी कहानी पर चले आएंगे। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स चिल्ड्रन। देखिए, सकल की जो माँ है शीला, वो घर का कामकाज करती हैं, और जो बच्चे हैं चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बुटा इन द फील्ड। वो अपने पति के साथ खेतों में भी काम करती है। सकल्स ब्रदर, सकल का जो भाई है जीतू, और उसकी बहन सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। वो घूमने खेलने में ही समय बिताते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या इनको हम बेरोजगार कह पाएंगे? देखिए, आप सीधा सीधा समझिए कि अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है उसको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। इसकी एक अलग पहचान होती है कि हम किसको बेरोजगार कहेंगे। तो यहां एनसीईआरटी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखेगी, इसको समझेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन, देखिए बेरोजगारी तभी कही जाएगी व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, मजदूरी करना चाहते हैं, टू वर्क एट द गोइंग वेजेज, जो मजदूरी चल रही है उस पर, लेकिन वो उनको काम नहीं मिल पा रहा, वैसी स्थिति में उनको बेरोजगार कहेंगे। अब ये नहीं है कि काम मिल रहा है लेकिन हमको करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि वो काम मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इस तरह की केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। काम आपको मिल रहा है, आप काम करना चाहते हैं, काम मिल रहा है, और उस मजदूरी पर जो मजदूरी सरकार के द्वारा तय की गई है और चल रही है, ठीक है, उस स्थिति में अगर काम नहीं मिल रहा हो तब बेरोजगार कहेंगे। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला अपने घर से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती है, तो इस वजह से ये बेरोजगार नहीं है। ठीक है, जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल, जीतू और सीतू की उम्र बहुत कम है, इस वजह से उनको वर्कफोर्स के अंदर नहीं लिया जा सकता है। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, इनको बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। एक तो जो शीला है वो काम पर जाना नहीं चाहती है, इस वजह से वो बेरोजगार नहीं है। जीतू सीतू की उम्र ही कम है, इस वजह से उनको वर्कफोर्स के अंदर नहीं लाया जा सकता, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, नहीं है। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स, देखिए एज 15 साल से लेकर 59 वर्ष के लोगों को वर्कफोर्स के अंदर माना जाता है, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। ठीक है, उनसे कोई काम मतलब कि सश्रम उनको मजदूरी पर आप नहीं रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि घर में माँ कह दी है पोछा करने के लिए तो कह दीजिएगा कि आप पर एफआईआर कर देंगे, आप हमसे काम करा रही हैं। घर का आप अपना काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कल कारखानों में किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, Suckle's brother and sister do not fall within the age group, so they cannot be called unemployed. अब जो सकल के भाई बहन है उनकी उम्र तो इससे कम है, 15 से कम है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, सकल की माँ जो है वो परिवार के लिए काम करती हैं। सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, वो घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती हैं। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो इनकी माता जी भी जो है बेरोजगार नहीं कही जाएंगी। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा एक दो बार जरूर देख लेंगे। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स
ठीक है, ऑल द नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अब दादा होंगे 60-62 साल के हो गए होंगे, 60-62 ईयर्स के हो जाएंगे, तो उनसे काम थोड़ी होगा। ठीक है, अब वैसी स्थिति में काम नहीं कराना चाहिए। अब उनकी उम्र आराम करने की है। ठीक है, घर के बागीचों में पानी दें, है ना, टहले, एक्सरसाइज करें, खाना खाएं, आराम करें, ऐसी उम्र हो चुकी होती है। In case of India, we have unemployment in rural एंड अर्बन एरियाज। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ दो जगह बेरोजगारी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में और एक शहरी क्षेत्रों में। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन अगर हम बेरोजगारी की बात करें ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्रों में, तो दोनों जगह की बेरोजगारी में थोड़ा बहुत अंतर देखा जाता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर सीजनल बेरोजगारी होगी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, जिसको आप मानकर चलिए कि मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ये ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बीवीआई है, देखिए हम कैसे कह दें कि ये वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूं कि बस आपको हर लाइन को ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि ये किताब एक या दो व्यक्तियों के द्वारा कंप्लीट नहीं की जाती है। ठीक है, और मैं कौन होता हूं कि ये कहूं कि ये वाला लाइन बीबीआई है, ये वाला स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप सिर्फ ध्यान रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिर्फ रट्टा मार की पढ़ाई पर ध्यान न दें। ठीक है, इस देश को वास्तव में शिक्षित लोगों की आवश्यकता है, सिर्फ रट्टा मार तोते जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे इन सारी चीजों को देखना है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। अब कितने महीने, 12 महीने होते हैं एक वर्ष के अंदर। अब पूरे वर्ष उनको काम नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ष के अंदर कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ये खाली बैठते हैं। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब वैसे लोग जो खेती में कृषि पर आश्रित हैं, आमतौर पर ऐसी समस्याएं इन्हीं लोगों को देखने को मिलती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब देखिए क्या हो रहा है, खेती में क्या काम है, सोविंग का, हार्वेस्टिंग का, वीडिंग का, थ्रेसिंग का, उस समय काम मिलेगा। अब बाकी समय खाली बैठे रहने पड़ते हैं, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ disused unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. चलिए इसको समझते हैं बच्चों। मानकर चलिए कोई हरिया है, हरिया कोई किसान है बच्चा। ठीक है, उसके परिवार में 8 सदस्य हैं। अब उसका ये खेत का टुकड़ा है। ठीक है, अब इस खेत पर क्या होता है, अक्सर हम लोग ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि ये आठों के आठों परिवार जाके यहाँ काम करेंगे इस प्लॉट पे। ठीक है, इस प्लॉट पे पूरा का परिवार, कोई हसुआ, कोई कुदारी, कोई खनैता लेके चला गया है, कोई खचिया लेके चला गया है, सब मिल के काम कर रहे हैं। हालांकि कह रहा है यहाँ पर देखेंगे कि पीपल बट इंगेज 8 पीपल। इस खेत में कितने लोगों की आवश्यकता है, सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है। काम कितने लोग कर रहे हैं बच्चों, 8 लोग कर रहे हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, तो कितने पीपल एक्स्ट्रा हुए, 3। कह रहा है कि these 3 people also work in the same plot as others. The contribution made by the three extra people does not add to the contribution made by the 5 people. अब समझो कि खेत में कितने लोगों की आवश्यकता है, इस प्लॉट पे 5 लोगों की। काम कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग। एक्स्ट्रा कितने लोग हैं, 3 लोग। अब अगर इन 8 लोगों में से 3 लोगों को बाहर निकाल भी दिया जाए तो इसकी प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। समझ गए, ऐसा नहीं है कि 50 क्विंटल का उपज होगा, 3 लोग और एक्स्ट्रा लगा देंगे तो वो 50 से 75 क्विंटल का उपज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 3 लोग जो है बेकार के इसमें पड़े हुए हैं। ये 3 लोगों के इंटर कर जाने से बाकी लोग सुस्त पड़ जाएंगे, अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल
नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 5 लोगों का काम है और कितने लोग मिलके कर रहे हैं? 8 लोग मिलके कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो वास्तव में ये 3 लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला हुआ है। ठीक है। द फील्ड The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. In case of urban areas, अब देखिए तो इन्हीं 3 लोगों को क्या कहेंगे? इन्हीं को प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये ठीक है, कोई बात नहीं, मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं अकेले किसी काम को कर सकता हूं तो उसमें एक्स्ट्रा 2-3 लोगों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब हम क्या होंगे ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि चलो वो थोड़ा सा कर देगा, वो थोड़ा सा कर देगा, यानी कि हम अपनी पूरी ऊर्जा का, पूरी क्षमता का उस काम में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी तो भैया प्रोडक्टिविटी देखिए, आपको वर्क तब ना माना जाता जब ये 3 लोग काम करते, प्रोडक्टिविटी और अधिक होती तब माना जाता। लेकिन प्रोडक्टिविटी 5 लोग काम कर रहे हैं तो उतनी ही है, 8 लोग काम कर रहे हैं तो उतनी ही है। तो इससे अच्छा है कि इन 3 लोगों को यहां से निकाल कर किसी और काम में डाल दिया जाए। समझ गए? चलिए, इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फेनोमेनॉन। ठीक है। अब शहरों की अगर बात करें शिक्षित बेरोजगारी की, तो भैया एक सामान्य घटना बन गई है। मेनी यूथ, बहुत सारे जो युवा हैं, 10th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री हो चुकी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए कर चुके हैं, है ना। तो कह रहे कि डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। भैया इतनी जनसंख्या बढ़ गई है ना, और जॉब की संख्या कम है, और जॉब लेने वालों की संख्या ज्यादा है, तो सबको जॉब मिलना थोड़ा सा कठिन है इस समय। हालांकि 2023 में भी स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमॉन्ग मैट्रिकुलेट्स। अब एक, जैसे कि एक अध्ययन में पता चला कि मैट्रिक जो है, 10th पास आउट जो है, उसकी तुलना में स्नातक या जो मास्टर डिग्री किए हैं, उनमें बेरोजगारी की संख्या अधिक है, तेजी से बढ़ रही है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. ठीक है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के जो अधिक होने के साथ ही कुछ श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है, मौजूद है। तो मतलब हर अब एक ही कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। अब एक तरह से देखा जाए कि जो मैन पावर है, जो जन संसाधन है, ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, यहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है जो टेक्निकल रूप से क्वालिफाइड पर्सन है। व्हाइल देयर इज अ डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी को आगे रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी कौशल की जरूरत है। ठीक है। तो लोगों को देखिए, पढ़ाई के साथ साथ, किताबी नॉलेज के साथ साथ उनको और भी चीजों में ट्रेंड करना पड़ेगा, ताकि वो रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे, खुद ब खुद भी जॉब को क्रिएट करें, है ना, जॉब क्रिएटर बने। कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अब बेरोजगारी है तो आप उन व्यक्तियों के अंदर क्षमता होने के बावजूद भी अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो वो मैन पावर क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लिएबिलिटी। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लिएबिलिटी। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहां भी बन सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिएबिलिटी बन जाएंगे। अरे भैया, जिंदा रहने के लिए खाएंगे पिएंगे कि नहीं, तो उनका खर्चा कोई ना कोई तो चला ही रहा है ना। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। अब रोजगार, युवा जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वास्तव में वो युवा जो सही ढंग से पढ़ाई लिखाई किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी कारणवश से कॉलेज में एडमिशन लिए और एक दिन भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मुंह देखने नहीं गए हैं। तो वैसे लोग अगर रोजगार की बात करें तो उनके बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता है।
लेकिन जो वास्तव में बच्चे पढ़ाई लिखाई किए हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। और बच्चों, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, देखो आपको लगन से करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में एक चीज और याद रखो कि कंपटीशन बढ़ने ही वाला है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी ही बढ़े, लोगों की भीड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको इतना काबिल जरूर बन जाना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपकी एक सीट तो रिजर्व होनी चाहिए पहले से। मतलब कि आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज को, है ना, हासिल कर ले। अब देखिए कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, उनके ऊपर जिम्मेवारियां चली आती हैं परिवार के पालन पोषण का। माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, बच्चों का पालन पोषण, पत्नी को देखभाल, बच्चों की शिक्षा, है ना। तो इस स्थिति में अब उनको निराशा हाथ लगती है। ये यहां से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होने का खतरा रहता है, क्योंकि देखिए, पैसे तो सबकी जरूरत है। कभी कभी जो हमारे देश में युवा हैं, वो अपने पेशेंस को खो देते हैं और किसी भी तरह से पैसे कमाने का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये एक चिंता की विषय है। दूसरा एक चिंता का विषय ये है कि अगर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, देखिए सबके अंदर समझदारी एक जैसी नहीं है। कहीं ना कहीं इसके वजह से निराशा में आकर वो नशाखोरी के भी शिकार हो जाते हैं, और इस पर भी सरकार को चिंता करने की, इस पर सोचने की जरूरत है कि हमारी जो देश की यूथ है, जो कल तक हम स्कूलों में ये लोग पढ़ते थे तो इन्हीं लोगों को न देश का भविष्य कहा जा रहा था। इसीलिए तो मैंने कहा है कि छात्रों को, देश के बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। अब इन देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए सर, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाए, उनको अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाए, और एक बात और, उनको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने आप को गलत रास्ते पर न ले जाएं, वो विपरीत परिस्थिति में टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और ये आएगा माता पिता के सहयोग से, ये आएगा समाज के सहयोग से। बच्चे कब टूट जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ आप अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, कितना कमाते हैं भैया। अरे भैया कितना कमाते हैं, बच्चों को आप कौन सा डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं कि मनी इज इंपॉर्टेंट देन सोसाइटी, मनी इज इंपॉर्टेंट देन फैमिली। आप गलत डायरेक्शन दिखाते हैं। हमारे जैसे लोग, समाज के लोग ही बच्चों को गलत डायरेक्शन दिखाते हैं, तब उनके मन में कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि अच्छी आदतों से तो ज्यादा जरूरी होती है कि एनी हाउ आप कैसे भी पैसे कमा लो। तो कहीं एक बच्चा जब गलत रास्ता चुनता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज, परिवार और आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कहीं समाज से अगर अच्छा बच्चा निकलता है, अच्छे पद पर पहुंचता है, वो सफलता को हासिल करता है, तो उतना ही समाज का भी हक, मतलब योगदान होता है, परिवार का योगदान होता है। तो जब मान के चलिए कि कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो सब लोग अपनी वाहवाही लूटेंगे, और कोई बच्चा ज्ञान के अभाव में, पेशेंस के अभाव में अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो क्या फिर उस समय हम पीछा छुड़ा लेंगे? नहीं, समाज, परिवार इस चीज से बच नहीं सकता है। हम सबको ध्यान देना होगा बच्चों के ऊपर, जो देश के युवा हैं उनके ऊपर, है ना। सिर्फ नारे लगा देने से और दीवारों पे अच्छी अच्छी लाइनें लिख देने से देश महान नहीं हो जाता है सर। ठीक है, ये जो आप अपने हाथों में किताबों को लेकर पढ़ रहे हो, ये कल आपके फ्यूचर को तय करेंगी। आप ही हो जो इस देश का कायाकल्प कर सकते हो। तो इस वजह से आपको शिक्षा जो है वो लेनी बहुत जरूरी है। कह रहा है कि इनएबिलिटी of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। पढ़ा लिखा है, काम करना चाहता है, नहीं मिल रहा है वर्क, तो एक तरह का वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड होगा। अब परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 ही लोग कमा रहे हैं, तो 3 लोग का ओवरलोड हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से देश के ऊपर समझिए, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। अब अनएम्प्लॉयड लोगों का लोड किसके ऊपर पड़ता है? वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखिए, सोचिए, माता है, पिता है, पैसे कमा रहे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। एक केस ये है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे
वस्त्र, अच्छे खान पान देंगे। अब माता पिता हैं और इनके 8-9 बच्चे हो जाएं, अब तो ये बहुत रेयर चांसेस होंगे कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए। तो थोड़ा ना कहीं मेरे कहने का मतलब है कि फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा। आने वाले समय में सरकार को एक ठोस नीति बनानी होगी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और जनसंख्या को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, इस शर्त पे कंट्रोल कीजिए कि आने वाले समय में फिर कोई बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको ढंग का काम जरूर मिलेगा, तभी तो कोई अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। समझ रहे हैं ना कहीं भावना इस देश से भी जुड़ी हुई है उन लोगों की। The quality of life of an individual as well as a society is adversely affected. When a people has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in the health, in its health status and rising withdrawal from the school system. गरीबी आएगी, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, शिक्षा पे असर पड़ेगी, है ना, साधन पे असर पड़ेंगे, संसाधन पे असर पड़ेंगे, और जब पब्लिक पर असर पड़ने लगेगी तो इनडायरेक्टली देश पर भी असर जरूर पड़ेगी। Hence, unemployment has a detrimental impact on the overall growth of an economy. तो इस तरह से देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का, एजुकेशन का, अगर पॉजिटिव में है तो ठीक, निगेटिव में हुआ तो देश की इकोनॉमी को ले डूबेगा। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी. It also wastes the resource which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. ठीक है भाई, लोगों को अगर है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आपके पास क्या है, एक आयरन है पड़ा हुआ है, आप यूज नहीं कर रहे, जंग लगेगी खत्म, अब उसी आयरन को आप कोई हथियार बना ले, कोई उपकरण बना ले तो आपके यूज में आ जाएगी सर, है ना। तो पॉपुलेशन भी इसी तरीके से, उसको यूजेबल बनाइए, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी है लेकिन उसको यूजेबल बनाना है, तभी देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। इन केस ऑफ इंडिया, अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि सर आप सिर्फ स्टडी पे बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। देखिए, आप एथलीट्स हो सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वैसे क्षेत्र जो समाज की भलाई के लिए है, बार बार मैं ये कहता हूं, किसी भी क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि कोई भी रास्ता अपना लेना है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं फिर भी अपने जीवन में सफल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आगे पढ़ाई करने पर ही आप सफल होंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपके अंदर जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तब तक आपको लोग नहीं पूछने वाले हैं। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. अब लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए मजबूरी ये है कि लोग न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी पर भी काम करने को विवश हैं। जैसे तैसे कहने को तो रोजगार है, लेकिन दिन रात उनका जिस तरह से भी कैसे कैसे करके कट रहा है। तो इस स्थिति से भी बाहर आना है। ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है ना, लोग कहने को है कि रोजगार है, लेकिन इनकम उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि बेसिक नीड्स की भी पूर्ति की जाए। अब महंगाई को आप लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे ना, सड़क पर ठेला चलाने वाला जो व्यक्ति है बाबू, किराने की दुकान पे जाएगा तो जो खाने वाला तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके लिए भी उतनी ही कीमत पर मिलेगा जो एक सुखी संपन्न परिवार के लिए है। तो महंगाई तो दोनों के लिए है ना। कहीं ना कहीं समाज के उस वर्ग के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है जो काम तो कर रहा है लेकिन उसकी मजदूरी, उसकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, देश के पॉपुलेशन के रोजगार के बारे में जिम्मेवारी सिर्फ नेताजी लोगों का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पूरी तरह से आप देश के नेताजी लोगों के ऊपर डिपेंड रहिएगा तो देश का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन से काम करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। It is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. अब देखिए, एक और देखिए समस्या क्या आती है। पढ़े लिखे हैं, ठीक है, काम करना चाहते थे कुछ और, मजबूरी में कर रहे हैं कोई काम और, ठीक है, तो यहां भी वो अपना 100% तो नहीं दे पा रहे हैं, और नहीं उनकी, जाहिर सी बात है कि जिस काम में मन नहीं लग रहा है 100% नहीं दे पाएंगे तो उस काम में वो डेवलप नहीं हो पाएंगे।
ये चीज ध्यान रखिएगा। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग होते हैं वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। अब कुछ भी करके अपने परिवार को जिंदा रखना है, ठेला लगा के सड़कों पे आम बेच लेना है, या जूता देख रहे हैं ना, ये जूते चप्पल के रिपेयरिंग कर लेना है, या जो भी काम मिले वो कर लेना है। ये नहीं कि हम यही काम करने के माहिर हैं, यही काम करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या में अधिक से अधिक लोगों की आबादी यही है कि वो भैया तरह तरह के काम करते करते मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। जाके प्लम्बरिंग का काम कर ले रहे हैं, तो कहीं कोबलर का काम कर ले रहे हैं, तो कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम कर ले रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट वेज से उनको कमाने की आवश्यकता पड़ जा रही है। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. अब खेतों में काम कर रहा है, पूरा का परिवार जाके खेत में काम कर रहा है, जहां पर अभी अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि 5 लोगों की आवश्यकता है, काम कर रहे हैं लोग वहां 8। So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. अब प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, उतने ही क्विंटल का हो रहा है, अब बट रहा है। 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन बट रहा है सभी लोगों में ना, 8 लोगों में बट रहा है। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हुई, नहीं मानी जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from the every household tends to migrate from the village in search of jobs. अब इस तरीके से देखने में तो सबके लोग कामें कर रहे हैं, लेकिन इससे देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती है ना। अब आज के किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी हो गई तो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं, और कुछ लोग उसी गांव में रुक कर खेती का, पशुपालन का काम करते रह जाते हैं। Let's us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned in earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी जानकारी मिली कि आपको एग्रीकल्चर में डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। मैंने कहा था ना कि उन 8 लोगों में से 3 लोगों को निकाल कर किसी दूसरे सेक्टर में डाल दीजिए तो उस परिवार की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 5 लोग काम कर रहे थे ना खेत में जी, तो मान के चलो कि 150 क्विंटल हो रहा था उत्पादन, 3 लोगों को किसी अलग अलग काम में लगा दिया। अगर 10-10 हजार रुपए भी महीने के कमा कर ला रहे हैं तो घर में 30,000 रुपया और आया। मान के चले खर्चा उर्चा काट के अगर 15,000 रुपया दे रहे थे, ये सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से है ना। और भाई साहब एक बात ध्यान रखना, बैठ कर सोचोगे कि भाग्य बदल जाए तो ये कभी संभव नहीं है। आपको अपने किस्मत को अगर चमकाना है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वे से करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना चाहिए और सही समय पर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कॉलेजेस के स्तर पे, यूनिवर्सिटी के स्तर पे पढ़ाई करा के लोग बच्चों को रोजगार देने की काम किया जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज चल गए हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुरंत से उन कोर्सेज को कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा। लेकिन देखिए, भारत से बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को तभी कम किया जा पाएगा जब हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे, है ना। इसके ऊपर ठोस नियम कानून बनाएंगे तब। चलिए अब देखते हैं एक छोटी सी और कहानी, स्टोरी ऑफ ए विलेज। देयर वाज अ विलेज inhabited by several families, each family produced enough to feed its member। एक गांव है, उस गांव में कुछ परिवार रहते हैं और इतना जरूर उत्पादन कर लेते हैं जिससे कि परिवार के लोगों का पेट भर जाए। each family met its need by the members making their own clothes and teaching their own children। अब वो अपने कपड़े खुद बना ले रहे हैं, खुद से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं
one of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. अब उस परिवार में से एक आदमी ने तय किया कि मैं अपने बेटा को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजूंगा. द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड कैम बैक टू द विलेज. और वापस वो गांव में आता है एग्रो इंजीनियर बनने के बाद. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. Thus, a new job of agro engineer was created and filled in the village. अब क्या हुआ कि उसको काम मिल गया तो गांव में ही उसको एग्रो इंजीनियर के रूप में रख दिया गया. द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाई नेबरिंग विलेज. और जो अधिक सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके परिवार को 50 केजी की खपत है, आपके खेतों से 150 केजी का उत्पादन हो रहा है, तो इस 150 केजी में से 50 केजी आप अपने परिवार के लिए रख लिए, तो 100 केजी जो है वो क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. इसी सरप्लस प्रोडक्शन को वो लोग आसपास के जगहों पर बेच देते हैं. They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज. देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी समझदारी की बात की गई है ना. बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको जन्म दिया है तो शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, ये उनका हक है और ये आपका कर्तव्य है ना. तो काम तो करना ही है, फिर आगे चलकर काम करेंगे. अच्छी तरह से शिक्षा दीजिए, अच्छे तरीके से संस्कार दीजिए. दे अस्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. द पंचायत with the help of government opened a school. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of the village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in टेलरिंग. देखिए बेटियों को टेलरिंग. शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज. फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स. अब वो उससे उसका रोजगार बन गया. ठीक है. दस अनदर न्यू जॉब, एक और जॉब क्रिएट हुआ. दैट ऑफ अ टेलर वाज क्रिएटेड. दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट. द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग far for buying clothes was saved. As the farmers spent more time in the field, the yield of the farms went up. This was the beginning of prosperity. The farmers had more than what they could consume. अब क्या हुआ, देखिए एक चीज है ना कि एक चीज का सुधार कीजिएगा ना तो उसका इफेक्ट दूसरी चीजों पर पड़ता है और फिर इसका इफेक्ट अन्य चीजों पर पड़ता जाता है और इस तरह से स्थिति सुधर जाती है. ठीक है. थोड़ा सा समय लगता है, बेहतर सुधार के लिए थोड़ा समय लगता है. तो मैंने अभी कहा ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर जॉब के लिए डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट. ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग. शुरुआत में इस गांव में कोई जॉब नहीं था. हैड मेनी लाइक, अब बहुत ज्यादा यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे टीचर का, टेलर का, एग्रो इंजीनियर का एंड मेनी मोर. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. ये तो चलिए एनसीईआरटी की कहानी थी और ये चैप्टर यहां पर खत्म हो गया. लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं बात बता रहा हूं. हमने क्या किया अभी तक, योजनाएं बनाते गए, प्लानिंग बनाते गए, जॉब क्रिएट करते चले गए और जितना हम लोगों ने जॉब को क्रिएट किया उससे कई गुना तेजी से पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, जिसके वजह से अभी भी हमारे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों व्याप्त हैं. तो दो काम करने, एक तो जॉब क्रिएट करने के तरीकों पर ध्यान देना होगा और दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए. इधर से आबादी कंट्रोल होती चली जाएगी और उधर से जॉब्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, है ना. ये चीज है. अब देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. आप क्या कर रहे हैं, पहले समझिए कि जब रोड वगैरह बनता था, नहर बनता था, तो वहां लोग खचिया कुदाल लेके 100-150 की संख्या में लोग काम करते थे. अब एक आ गया जेसीबी मशीन, वो 100 लोगों का अकेले वही मशीनें काम कर देता है. तो ये 100 लोग तो बेरोजगार बैठ गए ना जी. तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, मशीनीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार की बात कीजिएगा.
तो कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, तभी जाकर देश से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। मिलते हैं बच्चों फिर से अगली वीडियो में। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, एक दो बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।